मैं डॉक्टर R.C. अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय बिल्हा। आज जो मैं टॉपिक जिसमें मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वह है ग्रामीण बेरोजगारी। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत सेकेंड सेमेस्टर पेपर 3 यूनिट 4 ग्रामीण सामाजिक समस्या के अंतर्गत यह जो टॉपिक है ग्रामीण बेरोजगारी, उस पर मैं आपसे विस्तृत में चर्चा करने जा रहा हूं और ध्यान से सुनें और इसका गहन अध्ययन करें। व्यक्तियों की इच्छा रहते हुए भी काम न मिलना बेकारी कहलाती है। बेकारी आधुनिक युग की एक विकट समस्या है। सन 1919 से 1937 तक संसार में इसका विकराल रूप रहा है, जिससे चारों ओर त्राही त्राही मच गई थी। उस समय व्यापार और व्यवसाय का अवसाद, भूख, मृत्यु, अपराधी आदि चारों तरफ अपने विकराल रूप में छाए हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो इसका रूप और विकराल हो गया। वर्तमान युग में भारत में इसका बड़ा भयंकर रूप है। इससे न केवल व्यक्ति विघटन ही बढ़ता है, बल्कि सामाजिक एवं पारिवारिक विघटन भी बल प्राप्त करता है। यह नैतिक पतन एवं अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित देती है, अपितु संपूर्ण मानव समाज के लिए भी भयंकर है। यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आज का प्रमुखतम प्रश्न माना है और साथ ही प्रोफेसर M.A. अग्रवाल ने ठीक ही इसे पहले नंबर का दुश्मन कहकर संबोधित किया है। बेकारी का तात्पर्य किसी व्यवसाय को कम न करने से है जिसमें धन के मूल्य की कोई और वस्तु अर्जित की जाए या जिसका फल बाजार में बेचने का योग्य सामान या नौकरी का उत्पादन हो। हमारे गांव में बहुधा मजदूरों को धन के बदले अनाज मजदूरी में मिलता था। धन के मूल्य की वस्तुएं ऐसी वस्तुओं से तात्पर्य है। इस प्रकार से वे स्त्रियां जिनकी सेवाएं देश और परिवार के लिए अमूल्य है, रोजगार नहीं कहीं जा सकती क्योंकि वे आर्थिक उत्पादन नहीं है। यदि वे घर के अंदर या बाहर ऐसा कार्य करती हैं जिससे धन अर्जित कर सके तो उन्हें रोजगारी कहा जा सकता है। बेकारी का तात्पर्य उपयुक्त अर्थ में ऐसे व्यक्तियों के लिए काम के अभाव से है जो शरीर और मन से स्वस्थ और जो कार्य करने की इच्छा रखते हैं। हमारे बेकार के अध्ययन के क्षेत्र में केवल ऐसे ही व्यक्ति आते हैं जो करने योग्य आयु के हैं, शरीर से कार्य करने योग्य हैं और काम करने की इच्छा रखते हुए हैं, परंतु रोजगार पाने में असमर्थ हैं। अपंग, बच्चे, बूढ़े और स्वेच्छा से कार्य न करने वाले हमारे यहाँ संबंध नहीं है। यह हमारा संबंध नहीं है। इसके अंतर्गत नौकरी से निकाले गए किसी व्यक्ति को भी शामिल किया जा सकता है। फेयरचाइल्ड ने लिखा है कि बेकारी और मजदूरी करने वाले सामान्य वर्ग के सदस्य का सामान्य समय में समान वेतन तथा समान कार्य करने की दशाओं में वेतन मिलने वाले काम के अनिच्छापूर्वक और जबरदस्ती पृथक्करण है। कार्ल त्रिबम के अनुसार बेकारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति उपलब्ध मांगों से अधिक होती है। बेकारी के तत्व के विभिन्न आयाम हैं। पहला है इच्छा, दूसरी योग्यता, तीसरा है प्रयत्न, चौथा आर्थिक उद्देश्य, पांचवा है योग्यता अनुसार पूरे कार्य करने का अभाव। बेकारी के विभिन्न स्वरूप भी पाए जाते हैं। पहला मौसमी बेकारी। इस प्रकार की बेकारी भारत में फसल काटने के बाद जब तक वर्षा नहीं होती किसानों की बेकारी छाई रहती है। दूसरा चक्रवर्ती बेकारी, जब व्यापार में तेजी मंदी होती है तथा आर्थिक दशा में उतार चढ़ाव होता है। तीसरा संरचनात्मक बेकारी। इस प्रकार की बेकारी आर्थिक ढांचे में
दोष उत्पन्न होने के कारण होती है। चौथा है प्रौद्योगिक बेकारी। इस प्रकार की बेकारी से अभिनवीकरण उत्पन्न होता है जब मशीनों में परिवर्तन तथा उत्पादन प्रणाली में सुधार होता है तो बहुत से मजदूर बेकार हो जाते हैं। पांचवा है साधारण बेकारी। यह बेकारी स्वतंत्र श्रम बाजार में पाई जाती है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। बेकारी के कारणों में हम चर्चा करेंगे। पहला है श्रम की मांग में उतार चढ़ाव। उसके अंतर्गत पहला है संरक्षित श्रम और विघटित श्रम बाजार। दूसरा है व्यापार के कारण उतार चढ़ाव। तीसरा है मौसमी उतार चढ़ाव। चौथा है व्यापार संगठन में असामंजस्य के कारण उतार चढ़ाव। पांचवा है उद्योग के अंदर उतार चढ़ाव और इसमें क्रय शक्ति में परिवर्तन, प्रयोग में होने वाले वस्तुओं के मांग में परिवर्तन और सरकार की नीति। दूसरा है उद्योगों की नीतियां। इनके निम्न उदाहरण हैं। पहला है उद्योगों की श्रम नीतियां। दूसरा बीमारी या दुर्घटना और तीसरा है औद्योगिक स्थिरता में कमी। मेन पॉइंट व्यक्तिगत कारण। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत कारण वे होते हैं जिनके फलस्वरूप समाज में किसी प्रकार की गड़बड़ी न होने पर कुछ व्यक्ति काम पाने में असमर्थ रहते हैं। चौथा है सामाजिक कारण। पांचवा है भौतिक कारण। छठवां है जनसंख्या में वृद्धि और सातवां है यंत्रीकरण। आठवां है अधिक मजदूरी दर। नौवां पूंजी की कमी और 10वां करों में वृद्धि। बेकारी के दुष्प्रभाव। इसके अंतर्गत पहला राजनीतिक दुष्प्रभाव। इससे सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम अत्यंत ही भयंकर होते हैं। सामाजिक आर्थिक दुष्परिणाम राजनीतिक दोष को जन्म देते हैं। दूसरा है व्यापार पर दुष्प्रभाव। बेकारी से व्यापार को भीषण हानि होती है। इसका अर्थ यह है कि व्यापार में लगी पूंजी पर लाभ कम हो रहा है। तीसरा मजदूरी पर दुष्प्रभाव। इसमें पहला है बेकारी के दिनों में मजदूरी मिलना बंद हो जाती है जिससे कारीगर की आमदनी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। दूसरा है कुछ खास तरह के जैसे मौसमी धंधों में आय में अनियमितता के कारण खर्चों में भी अनियमितता होती है। तीसरा बेकारी के कारण यानी बाजार में मांग से अधिक मजदूर होने के कारण। चौथा है बेकार मजदूरों की भरमार होने के कारण। और पांचवा है बेकारी से मजदूरों में कमी आती है क्योंकि बेकारी के दिनों में अभ्यास छूट जाने के कारण कारीगर की कुशलता में भी कमी आती है। मेन पॉइंट चौथा है व्यक्ति के क्रय शक्ति पर दुष्प्रभाव। पांचवा है कारीगर की कार्यकुशलता पर दुष्प्रभाव और छठवां है परिवार पर दुष्प्रभाव। सातवां है आर्थिक दुष्प्रभाव। सातवां है आर्थिक दुष्प्रभाव। आठवां है सामाजिक आचार संहिता और नौवां है सामाजिक क्रांति। 10वां है आय की अनियमितता और 11 है स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव और 12वां मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव। बेकारी का स्वास्थ्य पर कुप्रभाव उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि व्यक्ति की आत्म और साहस पर कुप्रभाव। क्लीन ने इस संबंध में कहा है कि बेकारी के अनेक प्रकार के प्रभाव होते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में परिवार के अंदर तनाव, झगड़ा, काम की खोज करने की इच्छा का नाश, परिवार त्याग, स्वभाव में बुरा परिवर्तन, मानसिक संतुलन का पागलपन की हद तक नाश, गैर कानूनी आदतों का विकास, भीख मांगना, सरकार और सामाजिक संस्थाओं के विरुद्ध कटुता का विकास और आलस्य, ये सारी चीज़ें मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव के अंतर्गत आती है। ग्रामीण बेकारी के अंतर्गत उसके जो विभिन्न कारण हैं वह इस प्रकार से हैं। पहला है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, खेतों का विभाजन। तीसरा भूमि का सीमित एवं बिखरा होना। चौथा है अवैज्ञानिक एवं प्राचीन कृषि पद्धति। पांचवा है कृषि का वर्षा पर आधारित होना और छठवां है कुटीर उद्योगों का पतन। सातवां है विशाल उद्योग धंधों के विकास का न होना।
8वां नगरीकरण, 9वां है शहरी शिक्षा का कुप्रभाव, 10वां है मशीनों का उपयोग और 11वां है ग्रामीण सामाजिक संगठन। ग्रामीण बेकारी को दूर करने के लिए निम्न उपाय। पहला है कृषि में सुधार। इसके अंतर्गत पहला है आर्थिक जोतों का अंत करने के लिए भूमि का अपखंड रोका जाए। दूसरा है चकबंदी करके आर्थिक जोतों एवं सामुदायिक कृषि तथा संयुक्त खेती को बढ़ावा देना। तीसरा, कृषि कार्य को सहकारी समिति द्वारा संचालित किया जाए। चौथा, कृषि उत्पादन की वृद्धि हेतु नए बीज खादों का समुचित मात्रा में उपयोग। 5वां है गहरी खेती। 6वां है फसलों के हेरफेर का निश्चित क्रम निर्धारित किया जाए। 7वां है सिंचाई के साधनों को प्रचुर मात्रा में विकसित किया जाए। 8वां है सरकारी बैंकों की स्थापना। 9वां है यातायात एवं कृषि के विक्रय की सुविधा प्रदान की जाए। 10वां है ग्रामीणों की कृषि भूमि को संयुक्त कृषि के अंतर्गत लाकर मशीनों का उपयोग किया जाए। दूसरे में आएगा कुटीर उद्योगों का विकास। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि में रोकथाम करना। चौथा है नगरीकरण का बहिष्कार। 5वां है सार्वजनिक निर्माण कार्य। 6वां है उपयुक्त शिक्षा। 7वां है पंचायतों का पुनर्गठन और सामाजिक संगठन। बेकारी की समस्या को हल करने के लिए निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं जिससे ग्रामीण बेकारी को दूर किया जा सके और वर्तमान में ये बहुत ज़रूरी भी है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय समितियों द्वारा योजनाएं। दूसरा, उसी के अंतर्गत पहला है यांत्रिक सहायता। दूसरा, ऋण और सहायता। तीसरा है व्यापारिक सहायता। मेन पॉइंट दूसरा है योजना आयोग द्वारा प्रयत्न। उसमें पहला है व्यक्तियों अथवा समूहों को विशेष आर्थिक सहायता। दूसरा है औद्योगिक शिक्षा का प्रसार। तीसरा है ग्रामीण उद्योगों की स्थापना तथा इनसे उत्पन्न वस्तुओं के वितरण और विक्रय की उचित व्यवस्था। चौथा है प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की स्थापना। 5वां है राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं को विकसित करना। 6वां है यातायात के साधनों को विकसित करना। 7वां है निम्न वेतन वाले कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था करना। 9वां है शरणार्थियों को विशेष अनुदान प्रदान करना। 10वां है विद्युत शक्ति का विकसित करना। 11वां है कार्य और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना। 12वां है शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करना तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना और आर्थिक नियोजन करना। इन समस्याओं को दूर करने के लिए 2 प्रकार की योजनाएं हैं। दीर्घकालीन योजना जो भारत सरकार द्वारा साहित्यिक शिक्षा के बजाय टेक्निकल और कृषि शिक्षा पर बल दे रही है। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा बुनियादी तौर से विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। अल्पकालीन योजनाओं में भारत सरकार उच्च साहित्यिक शिक्षा, स्वास्थ्य, जन कल्याण की सेवाओं और यातायात के साधनों के विस्तार को लिया जा सकता है। धन्यवाद।